नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पोल के लोल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के ऊपर। इससे पहले हमने जो चर्चा करी थी वो 1773 से लेके 1935 तक हम आ गए हैं। हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की शुरुआत से लेके एंड तक पे हम पहुंचने वाले हैं। ये हमारी सेकंड लास्ट है। उसके बाद एक और है 1947 का अधिनियम, तो फिर उसके बाद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 की। ये अधिनियम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिनियम बहुत बड़ा अधिनियम था। ये इसमें कम से कम 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी इस अधिनियम के अंदर, जो कि इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता थी। इतना बड़ा अधिनियम जब से 1773 से ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने अधिनियम बनाना चालू किया तब से लेकर आज तक इतना बड़ा अधिनियम नहीं। ये भारत सरकार का सबसे लंबा और विस्तृत अधिनियम था। तो अब हम इस अधिनियम की विशेषता की बात करते हैं कि इस अधिनियम में क्या क्या विशेषताएं थी तथा ये कैसे कार्यान्वयन हुआ। तो सबसे पहले हम इसकी विशेषता की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या विशेषताएं थी। विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता इसमें यह थी कि इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना करी। सबसे पहली विशेषता इसमें यह थी कि इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना करी। समझते हैं इस पॉइंट को कैसे। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना करी। इस बिंदु को समझते हैं कि ये कैसे। इसने राज्य और केंद्र को एक इकाई का रूप माना और एक इस इकाई में इन्होंने 3 सूचियां विभाजित की। जो सबसे पहले थी वो संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। तो उन्होंने ये 3 सूचियां मानी थी। सबसे पहले संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। तो संघ सूची में तो केंद्र सरकार का निर्णय लिया जाएगा, राज्य सूची में राज्य सरकार का, और जो समवर्ती सूची है उसमें दोनों का मिला जुला जो निर्णय होगा वो लिया जाएगा। तो उन्होंने इस अधिनियम के द्वारा इन्होंने दोनों राज्यों को 3 इकाइयों में बांट दिया। इन 3 सूचियों के आधार पर इन्होंने शक्ति का बंटवारा कर दिया। हालांकि ये संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में आई ही नहीं, क्योंकि प्रांतीय सरकारों ने इसको मना कर दिया था कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन हाँ, भारतीय संविधान में ये व्यवस्था लागू है। जब मैं भारतीय संविधान पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो थी इसकी पहली विशेषता कि इसको अखिल भारतीय में बदल दिया गया। दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि द्वैत शासन व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। जो दोहरी शासन व्यवस्था थी इसने खत्म कर दिया। द्वैत शासन व्यवस्था खत्म कर दिया। इसने द्वैत शासन व्यवस्था को खत्म कर दिया। द्वैत शासन व्यवस्था कहाँ पे खत्म कर दिया? इसने प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था खत्म कर दिया। प्रांतों में जो द्वैत शासन व्यवस्था लागू हुई थी उस द्वैत शासन व्यवस्था को उसने प्रांतों वाली व्यवस्था को खत्म कर दिया था। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था था और इसी के साथ प्रांतों में जब द्वैत शासन व्यवस्था खत्म कर दी गई तो इसी के साथ इसमें प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। प्रांत यानी स्वतंत्र हो गया। दोहरी शासन व्यवस्था था, वहाँ प्रांत में सिर्फ एक ही शासन व्यवस्था शामिल हुई। तीसरी इसकी विशेषता थी कि इस अधिनियम के द्वारा जो 1858 का शासन अधिनियम था उसमें जो भारत परिषद जो स्थापित किया गया था उसको खत्म कर दिया गया था। 1858 का अधिनियम के द्वारा
भारत शासन अधिनियम को खत्म किया गया। 1858 के द्वारा भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थापित भारतीय परिषद की व्यवस्था खत्म कर दी। खत्म कर दी। इस पॉइंट को हम समझते हैं, क्या था ये पॉइंट। 1858 के द्वारा भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थापित भारतीय परिषद व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। अगर आपने 1858 का अधिनियम देखा होगा मेरी वीडियो में, तो उसमें मैंने कहा था एक विशेषता थी 1858 की कि सचिव की, भारतीय सचिव में एक सचिव नियुक्त किया गया था। उसमें 15 सदस्यों की टीम जो भारतीय थे, गैर सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था भारतीय परिषद में, तथा उन्हें अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता थी उस परिषद के अंतर्गत। लेकिन 1935 के अधिनियम के द्वारा इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था। अगला पॉइंट जो है चौथा, इस अधिनियम के द्वारा मताधिकार व्यवस्था की शुरुआत हुई और 10% जनसंख्या को मत का अधिकार दिया गया। मत का अधिकार दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा मताधिकार का विस्तार हुआ था तथा 10% जनसंख्या को मताधिकार की फायदा भी दिया था। और इसका पांचवी जो विशेषता है, आरबीआई की स्थापना इस अधिनियम के द्वारा हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई की स्थापना इसके द्वारा हुई थी, इस अधिनियम के द्वारा की गई थी। अधिनियम द्वारा की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा की गई थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आरबीआई की स्थापना करी गई इस अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम के अंतर्गत मुद्रा एवं साख को नियंत्रण में रखने के लिए आरबीआई की स्थापना करी गई, जो इस अधिनियम की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसकी और भी विशेषता है, जैसे केंद्र में भी इसने प्रस्ताव दिया था कि द्वैत शासन व्यवस्था का निर्माण किया जाए, लेकिन ये खारिज कर दिया गया था इस अधिनियम के अंतर्गत। इसके अंतर्गत 1937 में एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना करी गई थी। 1937 के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना करी गई थी। तो ये अधिनियम था, अधिनियम की विशेषताएं थी। ये अधिनियम काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के हिसाब से। इसके बाद एक अधिनियम और बचता है 1947 का अधिनियम, जो कि हम अगली वीडियो में उसकी चर्चा कर देंगे। तथा इसी के साथ 1935 का अधिनियम समाप्त होता है। तथा 1935 के अधिनियम में कुछ ज़्यादा खास था नहीं, बस एक दो पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण थे। पहला पॉइंट तो ये कि इस अधिनियम के द्वारा आरबीआई की स्थापना करी गई थी। पहली बार मुद्रा एवं साख नियंत्रण को स्थापित नियंत्रण करने के लिए आरबीआई की स्थापना करी गई थी। दूसरा ये कि इस अधिनियम के द्वारा जो 10% जनसंख्या था, 10% जनसंख्या को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए दिया गया था। और तीसरा इसमें यह था कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को लाने का प्रयास किया गया था इसके अंतर्गत। और प्रांतीय राज्य थे उनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया था। और इसमें एक पॉइंट और था इसमें कि 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई थी। ये चार काफ़ी महत्वपूर्ण है इस अधिनियम की विशेषताएं में। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ना भूलें। धन्यवाद।